नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 साथ में हम कह लें CTET और अदर स्टेट के जितने भी टेट होते हैं उसके अंतर्गत हम लोग इन्वायरमेंट का जो टॉपिक 1, 2, 3 हम लोग देख चुके थे और टॉपिक 4 का भाग 1 हमने कल देखा था जिसमें हमने मृदा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, है ना, और संसाधन के विषय में पढ़ा था। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम उसका भाग 2 देखेंगे। टॉपिक 4 है ना, हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, भाग 1 कल देखे थे और भाग 2 आज देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मिट्टी एवं उसका वितरण। ठीक है, मिट्टी एवं उसका वितरण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काली मिट्टी, जिसको कि हम लोग ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। तो जो काली मिट्टी होती है इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के समय जो है जो लावा होता है उससे इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसी मिट्टी को बेसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि बेसाल्टिक जो लावा है, जो क्षारीय लावा है वो बाहर आता है, उससे इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको बेसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं। इसको रेंगड़ मिट्टी या रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसको ह्यूमस मिट्टी भी कहा जाता है। इसको उष्णकटिबंधीय चरनोजा मिट्टी भी कहा जाता है। इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसको ज्वालामुखी मिट्टी भी कहा जाता है। इसको दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। इसको स्वतः कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसको जैविक मृदा भी कहा जाता है और इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो काली मिट्टी के कितने सारे नाम हैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इतनी अधिक इन्फॉर्मेशन आप YouTube में कोई भी वीडियो ढूंढ लेना, है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों का यहाँ पर मैंने निचोड़ किया है, निकाला है, और उसी निचोड़ को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये अधिकतम इन्फॉर्मेशन है ना। आज के बाद ये मिट्टी वाला जो टॉपिक है एकदम भूल जाओ, बिल्कुल यहाँ से जितना मैं बता रहा हूँ काम का उतना पढ़ो, छोड़ दो। देखो मैंने ख़त्म कर ही दिया है, ज़्यादा 3-13 में मत पढ़ो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ो। ठीक है, काली मिट्टी है ना, बहुत सारे इसके नाम हैं। काली मिट्टी, लावा मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी, रेंगड़ मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चरनोजम, दोमट मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, दक्कन ट्रैप, स्वतः कृष्य मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, जैविक मृदा, कपास मिट्टी, है ना। तो एक मिट्टी के कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं काली मिट्टी के विषय में कि यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मालवा वाला जो क्षेत्र है और साथ में जो है कुछ मात्रा में जो है सतपुड़ा वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, फिर ये कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत मतलब सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन आएगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथ के पूरे स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये MMGR मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में और फिर गुजरात में और फिर राजस्थान में। इस तरीके से मिट्टी का पाए जाने का क्रम है। अब इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें टिटेनी फेरस ऑक्साइड नाम का रसायन पाया जाता है। ठीक है, इसमें टिटेनी फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, मतलब इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है ना, इस कारण इसमें क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, ये मिट्टी जो है गेहूं, तिलहन के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण होती है ना। यहाँ पर गेहूं ज़्यादा मात्रा में होगा और जो तिलहन जो है वो अधिक मात्रा में उगेगा। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। ठीक है, इसलिए आप जब मध्य प्रदेश का नक्शा उठाएंगे तो आप देखना जो मालवा वाला क्षेत्र है उसमें गेहूं, चना और सोयाबीन वगैरह की जो है खेती आपको कहाँ मिलेगी? इस काली मिट्टी वाले क्षेत्र में, मतलब मालवा वाले क्षेत्र में, क्योंकि मालवा के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा। दूसरी मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, जल को ओढ़ने वाली मृदा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा को हम लोग कॉप मिट्टी भी कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं, इसी को परतदार मिट्टी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी काय में पाई जाती है? परतों में पाई जाती है। इसको चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में बालू की अधिकता होती है। बालू मतलब रेत की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में, है ना। इसके कारण क्या होगा? जब किसी मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा? मृदा अपरदन कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखना।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी, हाँ जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है ना, इस चीज को याद रखना। और गंगा के विशाल मैदानों में प्लस हिमालयी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, तथा मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत का जो पठार है ना, मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत का पठार, मतलब जब मध्य प्रदेश का नक्शा देखोगे तो मध्य प्रदेश के नक्शे में जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार कौन सा है? कछारी मिट्टी। और कछारी मिट्टी भी गंगा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल पीली मिट्टी, है ना, रेड येलो सॉइल। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। ये भी कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में। और लाल पीली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार में पाई जाती है, मतलब अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उस बेल्ट में जो है आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? क्योंकि वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है और बघेलखंड में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी, इस मिट्टी में क्या होता है? इसमें निच्छालन अधिक होता है। ठीक है, निच्छालन का मतलब यह है कि जब ऊपर से बहुत तेजी से पानी गिरेगा तो इस मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व हों कहाँ चले जाएंगे? मिट्टी के निचले वाली परतों में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको निच्छालन भी कहते हैं हिंदी में, इसको अपोहन भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में लिचिंग कहते हैं। ठीक है, निच्छालन को अंग्रेजी में लिचिंग कहा जाता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इस मिट्टी का जो है लाल रंग किस कारण से होता है? फेरिक ऑक्साइड। किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी लाल रंग की होती है और उसमें नमी भी होती है। और जब ये मिट्टी जल योजित हो जाती है, मतलब इससे जल बाहर निकल जाता है, तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से है। फिर आप लोग यहां देखिएगा लेटेराइट मिट्टी, चौथे नंबर पे जो है लेटेराइट मिट्टी। हाँ, फिर एक चीज और यहाँ पे देखिए कि लाल पीली मिट्टी जो है, लाल मिट्टी क्यों होगी, किसके कारण होगी? ये आयरन या फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो जो लाल पीली मिट्टी है इसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है और जितने भी मोटे अनाज हैं, है ना, मक्का है, बाजरा है, रागी है, इस तरीके के जो मोटे अनाज हैं वो लाल पीली मिट्टी में उगाए जाते हैं। फिर हम चौथे नंबर पर देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है इस दिखने में कैसी होती है? मतलब इसका जो स्वरूप होता है वो ईंट जैसा होता है। जैसे ईंट को भिगाने पर नरम हो जाती है और सूखने पर एकदम कड़क हो जाती है, तो वैसा ही जो है कुछ प्रवृत्ति लेटेराइट मिट्टी की भी होती है। ये पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में पाई जाती है। ये पूर्व भारत में, पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में पाई जाती है। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? वो केरल राज्य में। कहां पर इसका सर्वाधिक विस्तार? वो केरल राज्य में है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिट्टी में सर्वाधिक निच्छालन होता है, तो लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक निच्छालन होता है, क्योंकि 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर बारिश होगी तो वहां पर निच्छालन क्या होगा? वहां के पोषक तत्व क्या होंगे? बारिश के कारण वो निचली परतों में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। मध्य प्रदेश में जो है लेटेराइट मिट्टी छिंदवाड़ा में और बालाघाट में पाई जाती है। छिंदवाड़ा और बालाघाट में मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और ये भी मोटे अनाज हेतु उपयुक्त होती है। इसलिए छिंदवाड़ा और बालाघाट में और मुख्य रूप से छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में जो है मक्का बहुतायत से उगाया जाता है। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नंबर 5 पर बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। इसे लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। बलुई मिट्टी को लाल रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जो है कंकर और बालू, ये दो चीजों से मिलकर कौन सी मिट्टी बनती है? बलुई मिट्टी। तो इस मिट्टी में क्या होगा? कंकर भी होंगे और बालू भी होंगे। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। अगर संदर्भ में हम लोग बात करें तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट प्लस आर्कियन नीस चट्टानों से हुआ है। मतलब ग्रेनाइट चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, क्योंकि उसका निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी से डायरेक्ट, है ना। तो ज्वालामुखी जो अंदर का जो मैग्मा जो निकलता है वो जब बाहर जाके
जम जाता है तो उससे आग्नेय चट्टान और प्लस आर्कियन जो चट्टानें होती हैं जो कि एक प्रकार की रूपांतरित चट्टानें हैं, तो इन दोनों चट्टानों के मिलने से जो बनता है वो बनता है आपकी बलुई मिट्टी। ठीक है, और यह मिट्टी जो है वनीकरण के लिए बहुत उपयुक्त होती है, मतलब फॉरेस्टेशन के लिए ये जमीन बहुत उपयुक्त मानी जाती है। फिर हम लोग देखेंगे पर्वतीय या इसी को वनी मृदा भी कहा जाता है। पर्वतीय मृदा या वनी मृदा एक ही चीज है ना। पर्वतीय ढलानों में इसका विकास होता है, ह्यूमस की अधिकता के कारण ये अत्यधिक अम्लीय होती है। ठीक है, काय के कारण ये पर्वतीय ढलानों में इसका विकास होता है और ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय होती है। ठीक है, ह्यूमस अच्छी खासी मात्रा में होता है। क्यों ज्यादा होगा भाई पर्वतीय या वनी मृदा में? क्योंकि जितने भी पेड़ पौधों के जो अवशेष सड़ेंगे तो उनको बैक्टीरिया सड़ाएंगे और मिट्टी में बना देंगे, तो एक प्रकार से ह्यूमस बन जाएगा। इसलिए ये मिट्टी कैसी हो जाएगी? ह्यूमस की मात्रा के कारण अम्लीय। तो याद रखना, जो ह्यूमस जिस मिट्टी में ज्यादा होगा वो मिट्टी अम्लीय होगी। मतलब ह्यूमस कैसा होता है? वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे 7वें नंबर पे शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है ना। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। कुल मिला के कैसी मृदा होती है? क्षारीय मृदा। ठीक है, यह बलुई मृदा है, एक प्रकार की कौन सी मृदा है? ये बलुई मृदा है। ठीक है, और यह भी किस हेतु उपयुक्त है? मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। तो हमारे यहाँ पे जो शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? पश्चिम भारत में। ठीक है, पश्चिम भारत में मतलब राजस्थान में और ऊपर के जितने भी जो हैं पश्चिम के जो राज्य हैं वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्र है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। कुल मिला के ये बलुई मिट्टी का ही एक प्रकार है, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम नंबर 8 पे देखेंगे लवणीय या क्षारीय मृदा, है ना। तो लवणीय या क्षारीय मृदा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस मृदा को हम लोग रेह, क्या कहते हैं? रेह, या इसी को हम लोग कहते हैं ऊसर, इसी को हम लोग कहते हैं कल्लर या कलहर, इसी को हम लोग कहते हैं रकार, इसी को हम लोग कहते हैं कार्ल, इसी को हम लोग कहते हैं चौपेन, है ना। तो इस मिट्टी के इतने सारे नाम हैं, है ना। ये भी कहाँ पाई जाती है? शुष्क जलवायु में पाई जाती है और मुख्यतः ये पश्चिम भारत प्लस प्रायद्वीपीय भारत में ये पाई जाती है। लवणी मृदा कहाँ पाई जाएगी? शुष्क जलवायु में पाई जाएगी और मुख्यतः पश्चिम भारत और साथ में प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्रों में ये पाई जाएगी। ठीक है, फिर अंतिम नंबर पे है देखो पिट या जैविक मृदा, है ना। 9वें नंबर पे पिट और जैविक मृदा है। तो इसकी विशेषता क्या है? सर्वाधिक ह्यूमस वाली मिट्टी, मतलब इसमें 100% ह्यूमस पाया जाता है। पिट या जैविक मृदा। ठीक है, सर्वाधिक अम्लीय मृदा कौन सी होगी? तो सर्वाधिक अम्लीय होगी आपकी कौन सी मिट्टी होगी? पिट या जैविक मिट्टी होगी। और ये कहाँ पाई जाती है पिट या जैविक मिट्टी? दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के जमाव के कारण ये कहाँ पाई जाएगी? दलदली क्षेत्रों में। मतलब जैसे सुंदरबन का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो डेल्टा बनता है सुंदरबन का डेल्टा, तो सुंदरबन के डेल्टा में जो है पिट या जैविक मृदा पाई जाती है और इस मिट्टी में बहुतायत से ह्यूमस पाया जाता है, इसलिए सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी कौन सी होगी? लवणीय या क्षारीय मृदा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का है। इसका रंग कैसा होगा? पिट या जैविक मृदा का अति काली, कैसी होगी? ये अति काली मिट्टी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको पिट या जैविक मृदा भी कहा गया है। ठीक, ये बात हो गई। फिर कुछ पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। इस पॉइंट को याद रखना कि जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होगा कि वर्षा अधिक होती है। तो वर्षा अधिक होने के कारण वहां की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होगी, क्योंकि जो ह्यूमस है वो बारिश के प्रभाव में किधर चले जाएगा? बहुत अंदर तक चले जाएगा और ऊपर कोई पोषक तत्व नहीं बचेगा, इसलिए वहां की मिट्टी जो है उतनी उपजाऊ नहीं होती। मतलब उपजाऊ होती है लेकिन उसमें कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा कम होती है। फिर ह्यूमस में जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में क्या होता है? जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है। ह्यूमस के विषय में ये कहा गया है कि ह्यूमस में जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। फिर ह्यूमस में वायु आवागमन की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में वायु आवागमन की क्षमता मतलब गैसों का विनिमय जो है बड़े आसानी से हो सकता है, क्योंकि उसमें छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, ह्यूमसी मृदा में खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण भूमि की उर्वरता अधिक होती है। ह्यूमसी जो मृदा होती है
उसमें खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण भूमि की उर्वरता अधिक होती है। ठीक है, खनिज पदार्थ पाए जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके जितने भी खनिज पदार्थ होंगे तो ह्यूमसी मृदा कैसी होगी, उसके कारण वो काफी उर्वर होगी, मतलब काफी फर्टाइल होगी। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं नंबर 10 पर मिश्रित मिट्टी, है ना। तो मिश्रित मिट्टी जो होती है या मिश्रित मिट्टी जो होती है, ये काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के जो मिक्सचर को ही हम मिश्रित मिट्टी कहते हैं, और ये भी मोटे अनाज हेतु उपयुक्त होती है। और ये अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो ये रीवा पन्ना का जो पठार है और बघेलखंड है और सतपुड़ा, लगभग इस सब जगह पाई जाती है। रीवा पन्ना के पठार में भी, बघेलखंड में भी और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में भी, सब जगह इसका थोड़ा थोड़ा वितरण है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग सारी किस्म की मिट्टी मैंने बता दी है, और कल ये बताया था कि भारत में 8 किस्म की और मध्य प्रदेश में 5 किस्म की मिट्टी पाई जाती है। तो टोटल जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, हमने उसके विषय में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। और किस मिट्टी कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षारीय होती है, तो जो क्षारीय मृदा है या जो लवणीय मृदा है ना, उसकी जो है क्षारीयता सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी होगी। और सबसे ज्यादा अम्लीय मिट्टी होगी पिट या जैविक मृदा, जो कि दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरीके से जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे का हम लोग कल देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, जय श्री राम।